अक्टूबर 1980 बॉम्बे का एक बहुत ही नॉर्मल दिन, लेकिन नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के आसपास कुछ बहुत ही अलग होने वाला था। दाऊद इब्राहिम, जो तब तक ठीक से गैंगस्टर भी नहीं बना था, वो अपने भाई सबीर कासकर के साथ पुलिस स्टेशन पर था अपनी हाजिरी लगाने के लिए। और यही दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बनने वाला था, क्योंकि पठान की बंदूक की नली दाऊद के सीने पर थी और उसकी उंगली बंदूक के ट्रिगर पर, जिसके दबते ही दाऊद की जान जाने वाली थी। लेकिन ऐसा हो न सका और नतीजा वो हुआ जो मुंबई में किसी ने ना तो देखा था और ना ही किसी ने सोचा था। एक माफिया से डॉन का जन्म हुआ जिसने मुंबई की तस्वीर बदल दी। वो मुंबई जिसमें एक समय में अलग अलग गैंग चलते थे और जिनके अलग अलग सरगना होते थे, वहां एक गैंग का राज हो गया। जिस मुंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार एक ही समय में अलग अलग गैंग चलाते थे, लेकिन कोई गैंग वार नहीं होती थी, उसी मुंबई में वर्चस्व की लड़ाई चली और अंत में दाऊद का गैंग सबसे बड़ा बनकर उभरा। मगर आज तक तो मैंने आपको यही कहानी सुनाई है ना कि दाऊद कभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया, उनसे हमेशा दूर ही रहता था। फिर वो पुलिस स्टेशन पर करने क्या गया था, और पठान के वो लोग कौन थे जो दाऊद की जान लेना चाहते थे? तो देखिए, इन सभी चीजों के पीछे ना दाऊद के एक गुंडागर्दी की कहानी छिपी हुई है। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब दाऊद को पठान के खिलाफ जाने के लिए मुंबई पुलिस का साथ मिल चुका था और मुंबई में पठान गैंग के लिए ऑपरेट करना जो है ना, वो दिक्कत बन रहा था। लेकिन दाऊद के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। इसी वजह से पठान और दाऊद के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा था और पठान गैंग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर दाऊद को इतनी ताकत मिली कहां से, कौन है उसके पीछे। फिर पठान गैंग को इकबाल नतीक का पता चला। वही इकबाल नतीक जो राजदार नाम से एक अखबार निकाला करते थे और अक्सर पठानों के खिलाफ उसमें बहुत खुलासा भी किया करते थे। और वो इकबाल ही थे जिन्होंने इंस्पेक्टर लिखा को पठान के खिलाफ दाऊद को इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। ऊपर से वो दाऊद का अच्छा दोस्त भी था, घंटों साथ बैठते थे वो। इसलिए दाऊद से बदला लेने के लिए पठानों ने पत्रकार नतीक को बेरहमी से मार दिया। इसके बाद तो दाऊद और उसके भाई सबीर कासकर ने भी इकबाल नतीक की मौत का बदला लेने की कसम खाई और उन्होंने पठान गैंग के सईद बटला को टारगेट किया। उसने उसे जान से नहीं मारा, बल्कि अपना खौफ पैदा करने के लिए, दाऊद और सबीर का खौफ पैदा करने के लिए उसे अधमरा कर दिया, उसकी उंगलियां काट दी। अब तक भारतीय अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब पुलिस को डर था कि कहीं पठान और दाऊद गैंग के बीच में गैंग वॉर ना शुरू हो जाए और इसका खामियाजा मुंबई को ना भुगतना पड़े। तो उन्होंने क्या किया, दाऊद और उसके भाई को पकड़ लिया, लेकिन जेल में नहीं भेजा, बल्कि हत्या के प्रयास के आरोप में जमानत दे दी, इस शर्त पर कि वो रोज नागपाड़ा पुलिस स्टेशन आकर हाजिरी लगाएंगे, जिससे पुलिस की नजर उस पर रहे। पठान गैंग समझ चुके थे कि ऐसे तो दाऊद का कुछ भी नहीं होगा, कुछ तो पक्का इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे में तो वो पठान गैंग से काफी आगे निकल जाएगा, मुंबई उनके हाथ से छिन जाएगी। इसलिए पठान गैंग क्या करते हैं, जो पठान गैंग के मेंबर होते हैं अमीर जादा और आलम जेब, वो दाऊद को मारने की ही प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि दाऊद खत्म, गैंग खत्म। दाऊद को मारने का उनका प्लान ये था कि जब वो पुलिस स्टेशन पर हाजिरी देने जाएगा ना, जहां उसे रोज जाना था उन दिनों, तब उन्हें मार दिया जाएगा, दाऊद को भी और दाऊद के भाई को भी, जिसके बदौलत पूरा गैंग चल रहा था। क्योंकि उन्हें पता था कि दाऊद जब पुलिस स्टेशन जाएगा तो उसके पास कोई हथियार भी नहीं होगा। फिर दाऊद और सबीर जब पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी हाजिरी लगाने के लिए गए और वहां से जब वो बाहर निकल कर आए, तो आलम जेब और अमीर जादा सामने के बिल्डिंग से निशाना ताने तैयार थे। लेकिन तभी उनकी नजर खालिद पहलवान पर गई। वो भी एक पठान था, लेकिन अफगान का नहीं, वो भारतीय पहलवान था, पठान था और दाऊद का वफादार था, उसका एकदम खासम खास उसके बड़े भाई से भी बढ़कर। पठान गैंग के प्लान के मुताबिक खालिद का वहां होना तय नहीं था। खैर, उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि दाऊद उनके निशाने पर था, देरी बस ट्रिगर दबाने की थी। लेकिन खालिद के होते हुए भला ये मुमकिन कैसे होता?
खालिद पहले से ही जानता था कि दाऊद ने जो बटला के साथ किया है, उसकी जो उंगली काट दी है उसने, इस हिमाकत के बाद तो पठान उस पर हमला जरूर करेंगे। ऐसे में वो हर वक्त जो है चौकन्ना थे कि दाऊद को कुछ हो ना जाए। इसलिए पुलिस स्टेशन के बाहर निकलते ही खालिद ने किसी कमांडो की तरह अपनी नजरें जो है इधर उधर फेरी और उसे सामने की बिल्डिंग पर बंदूक ताने पठान दिख गए और वो जोर से चिल्लाया, दाऊद हटो। पर इससे पहले कि दाऊद को समझता, गोली चल चुकी थी। लेकिन दाऊद को धक्का देते हुए खालिद ने वो गोली अपने बाएं कंधे पर ले ली। इसके बाद भी खालिद ने अपना रिवॉल्वर निकाला और गनमैन को मारना शुरू कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अमीरजादा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खालिद के जवाब में उसने भी गोली चलानी शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। अमीरजादे के नीचे जो एक हत्यारा था वो लाश हो गया वहीं पे। इसके बाद दाऊद और सबीर भी संभलते हैं और अपने दिमाग को तेज करते हैं और उस बिल्डिंग की तरफ भागते हैं जहां से गोली चल रही थी, क्योंकि अमीरजादा और आलमजेब दोनों वहां से भाग रहे थे। खालिद भी उसके साथ था और ये लोग टूरेंट मेमनानी मेंसर की तरफ बढ़ गए। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के आसपास का इलाका बहुत ही ज्यादा बड़ा था। उस वक्त बॉम्बे में एक्शन फिल्म का भी बहुत क्रेज हुआ करता था। 1980 में शान, कुर्बानी जैसे फिल्में भी इतनी ब्लॉकबस्टर थी कि लोगों को ये लगा कि ये सब किसी शूटिंग का हिस्सा है। लेकिन असल में ये सब कुछ सच था। अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा शूट आउट था जिसमें डॉन निशाने पर था। हालांकि उस वक्त वो डॉन नहीं था, लेकिन अगर उस दिन उसे वो गोली लग जाती तो वो कभी डॉन नहीं बन पाता, उसका कोई नाम ही नहीं होता। हालांकि उस वक्त तो वो जो पठान गैंग के मेंबर थे, आलमजेब, अमीरजादा, वो भाग निकले। लेकिन जब उन्होंने दाऊद के बड़े भाई की जान ले ली, सबीर की जान, तब दाऊद ने उन सबको चुन चुन के मारा। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर उस दिन खालिद ना होता तो दाऊद भी ना होता। दाऊद इब्राहिम का जो उदय था उसमें खालिद का बहुत बड़ा रोल था। आज जो डी कंपनी का साम्राज्य है उसके पीछे खालिद का ही हाथ था। वो एक रक्षक से ज्यादा दाऊद का गुरु था जो दाऊद के साथ हर कदम पर था। और इसलिए ही दाऊद कभी अपने इस जीवन दान को भूला नहीं, हमेशा खालिद को गुरु माना, उसकी इज्जत की, उसे अपने साथ रखा। हालांकि दाऊद ने अपने भाई की मौत का बदला कैसे लिया, ये पूरी कहानी ना आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। कई एपिसोड में मैंने बताया है, जिसमें समद खान के बारे में भी बताया, मीरजादा के बारे में भी बताया है, डेविड परदेसी के बारे में भी बताया है। तो चैनल पर ऐसी कहानियां आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कहानी पढ़ने के भी शौकीन हैं तो मैंने एक किताब लिखी है, क्राइम फिक्शन नोवेल है, उसने कहा आई हेट राइटर। आप प्रोडक्ट लिंक से इसे खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसकी कहानी भी क्राइम की दुनिया से ही जुड़ी हुई है, बहुत ही दिलचस्प है। पढ़ेंगे तो मजा आएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। बाकी आज की कहानी में बस इतना ही। आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ आपसे ऐसे ही मिलता रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।